हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। ये हमारे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज की यूनिट 2 का वीडियो है, जिसका बेसिक पार्ट हम पिछले वीडियो में डील कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगी। इस वीडियो में हम फेल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट हाँ इफेक्टिव होगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो देखिए भाई, जो हेनरी फ्योल थे ना, उन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल दिए थे और इस वीडियो में हम उन सारे के सारे 14 प्रिंसिपल को कवर करने वाले हैं, जिनमें फर्स्ट जो प्रिंसिपल था वो था डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फ्योल ने कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है, एक कंप्लीट काम को आप क्या कीजिए कि स्मॉल टास्क और जॉब में डिवाइड कर दीजिए और उन सारे डिवाइड किए गए वर्क को ट्रेंड स्पेशलिस्ट को दीजिए। अब यहाँ पे ट्रेंड स्पेशलिस्ट क्या है? तो ट्रेंड स्पेशलिस्ट का मतलब है कि ऐसे लोग जिन्होंने उस काम को करने की अच्छी खासी ट्रेनिंग ले रखी है या फिर जो उस काम को बहुत दिनों से करते आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, यानी कि उनको एक्सपीरियंस है उसी पर्टिकुलर काम को करने का बहुत दिनों से। तो आप उन छोटे छोटे जॉब्स या टास्क को उन्हीं लोगों को दीजिए जो कि ट्रेंड है, स्पेशलिस्ट हैं उन काम को करने के लिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी काफी हाई रहेगी। एफिशिएंसी ज्यादा क्यों रहेगी? क्योंकि भाई वो स्पेशलिस्ट हैं, तो उसी काम को वो बहुत दिन से करते आ रहे हैं। दैट मीन्स कि उनका उस काम पे बहुत अच्छा पकड़ है। अच्छा पकड़ रहेगा तो उनकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी ही रहेगी। और अगर सारे लोगों की एफिशिएंसी अच्छी रहेगी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज होगी और जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, वो जो अननेसेसरी रूप में वेस्ट होते हैं, वो वेस्ट होने से बच जाएंगे, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा। तो यही चीज हेनरी फ्योल ने कहा कि भाई काम को बांट दो, छोटे छोटे टास्क में बांट दो और बांटने के बाद उनको दे दो स्पेशलिस्ट को करने के लिए, ताकि उनकी एफिशिएंसी उस काम को करने में बढ़ी रहे, जिससे तुम्हारी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हो जाए, है ना। अब देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे काम होते हैं, तो क्या सारे के सारे काम एक ही आदमी कर सकते हैं क्या? पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कोई एक इंसान चला सकता है? चला सकता है, लेकिन उतना इफेक्टिव और इफिशिएंट वे में नहीं चला सकता। तो क्या होता है कि पूरे काम को हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट जॉब में। कैसे बांटते हैं? अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं, फिनांस से रिलेटेड काम होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड काम होते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो उनको हम बांट देते हैं ना, और उसके बाद बांटने के बाद क्या करते हैं कि स्पेशलिस्ट को दे देते हैं। अब जो लोग फिनांस को डील करने में स्पेशलिस्ट हैं उनको फिनांस संभालने को दे देते हैं, जो लोग एचआर के स्पेशलिस्ट हैं उनको एचआर संभालने के लिए दे देते हैं। तो क्योंकि वो लोग बहुत दिन से उसी काम को कर रहे हैं तो वो हाई एफिशिएंसी के साथ उस काम को परफॉर्म करेंगे। और अगर सारे वर्कर आपके काफी हाईली एफिशिएंट होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल फ्योल ने सजेस्ट किया था। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा? नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, इसमें अथॉरिटी का क्या मतलब है? अथॉरिटी का मतलब है पावर टू टेक डिसीजंस, है ना। यानी कि आपको डिसीजन लेने की पावर आपके पास होनी चाहिए। दैट इज पावर टू टेक डिसीजन एंड अथॉरिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम, यानी कि कोई भी काम जो आपको करने को दिया जाए उसको टाइम पे कंप्लीट करना, और अगर नहीं हो पाया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, ये जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, दोनों हैंड इन हैंड चलता है, यानी कि आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। यानी कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी, वो भी नहीं चलेगा। आपने अथॉरिटी दे दी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, वो दोनों ही कंडीशन सही नहीं है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी भी आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आप अथॉरिटी देते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर महंगा पड़ने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉय आपके काम को कर रहे हैं ना, वो उस ड्यूटी को परफॉर्म करने में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं होंगे। यानी कि जो वो ड्यूटी परफॉर्म करेंगे वो इंटरेस्ट लेकर के परफॉर्म नहीं करेंगे। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आप
ऐसे ही वेले बैठे हुए थे, आपकी मम्मी ने कहा कि भाई बैठे हुए हो तो एक काम करो, ये रही ग्रोसरी की लिस्ट और जाओ बाजार से ग्रोसरी लेकर के आओ। उन्होंने आपको कैश पे कर दिया और जाते जाते आपको कहा कि भाई सुनो, तुम्हारा पैकेट मनी भी हमने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अगर तुम्हें भी कुछ लेने की जरूरत हो तो तुम जाकर के ले लेना, ठीक है। आप चले जाते हो मार्ट में और वहां पे जो भी लिस्ट आपको दिया गया था, जिस जिस ब्रांड का दिया गया था, वो आप खरीद लेते हो। तो भाई आपने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर ली और आप गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल करने के बाद भाई बिलिंग काउंटर पे उन्होंने आपको बताया कि सर आपका ये जो बिल हुआ है, अगर आप कार्ड से पे करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा और अगर कैश करोगे तो किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन मम्मी ने आपको क्या कहा, ये रहा आपका बिल, ये रहा आपका लिस्ट, आप जाओ यही लिस्ट सेम टू सेम शाम तक लेकर के चले आना और ये लो पैसे। आपको किसी तरह की अथॉरिटी नहीं दी गई कि भाई तुम इसमें किसी तरह का कोई चेंज भी कर सकते हो, तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूं, जाओ इसको निभा लो, है ना, ये आपको कहा गया। तो अब आप जाओगे और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओगे। तो फिर आप सोचते हो कि अगर मेरे पास भी तो कार्ड है और कार्ड में मम्मी ने मेरे ट्रांसफर भी किए हैं पैकेट मनी को, तो क्यों ना मैं इस कार्ड से पेमेंट कर दूं, और कार्ड से पेमेंट कर दूंगा तो 20% पैसे भी बच जाएंगे घर के। लेकिन फिर आप सोचते हो कि मुझे तो पावर मिला नहीं है डिसीजन लेने का, तो मैं क्यों लूं, है ना, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो मैं सिंपली अपने काम को कर देता हूं, छोड़ो भैया मुझे क्या लेना देना, ये लो पैसे, मेरा बिल बना दो, मैं चलता हूं घर को। तो क्या आपको वो इंटरेस्ट आया अगर आपकी मम्मी ने कहा होता कि देखो ठोक बजा करके लेना, जहां पे सस्ता वस्ता मिले अपने हिसाब से समझ बूझ करके लेना, ऐसा कहा जाता तो आप क्या करते, 20% का मम्मी को डिस्काउंट दिला सकते थे। लेकिन क्योंकि आपको अथॉरिटी नहीं दी गई, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो आप क्या किए, उस काम को उस तरीके से नहीं किए जितना अच्छा आप कर सकते थे। ये हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी। इस केस में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये हमने बात करा। अब सिमिलरली आपको अथॉरिटी दे दी जाए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिले, है ना, तो उस केस में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो उस पावर को मिसयूज कर सकते हैं, उनके अंदर एरोगेंट आ सकता है। अब कैसे, अब सपोज कीजिए कि कोई कंपनी है, उसमें कोई सेल्स मैनेजर है। सेल्स मैनेजर को कहा गया कि भाई तुम्हें लोगों को क्रेडिट पे गुड्स बेचने हैं, तुम क्रेडिट पे गुड्स बेच सकते हो, ठीक है, तो लेकिन वो जो क्रेडिट पे दोगे उसको 60 डेज के अंदर तुमको उस पैसे को रिकवर करना होगा। और उसको सिर्फ ये कहा गया कि तुम ये चीज यूज कर सकते हो, तुम क्रेडिट पे लोगों को दे सकते हो, 60 डेज के अंदर उनको पैसे चुकाने होंगे। लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई कि अगर 60 दिन के अंदर अंदर वो पैसे नहीं आते तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम होगे। उनको सिर्फ अथॉरिटी दी गई। तो उस केस में क्या होगा कि वो लोग सारे लोगों को क्रेडिट पे तो दे देंगे, लेकिन वो ये चीज चेक नहीं करेंगे कि क्या ये लोग 60 दिन के बाद हमारे पैसे को लौटाएंगे या नहीं, क्योंकि उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही नहीं है। उनको तो बस अथॉरिटी दी गई है, पावर दिया गया है लोन बांटने का, क्रेडिट पे देने का। अब वो आए ना आए वो कंपनी का इशू है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। इस केस में क्या हुआ, इस सेल्स मैनेजर ने अपने पावर का मिसयूज किया। यानी कि फ्योल ने क्या कहा कि आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही देनी चाहिए एक मैनेजर को। यानी कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो थोड़ी बहुत आप उनको अथॉरिटी भी दो जितनी जरूरत है, और अगर आप अथॉरिटी दे रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ट्रांसफर करनी ही करनी चाहिए, तो ही काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होगा। नेक्स्ट, दैट इज डिसिप्लिन। ये तो आप लोग इस वर्ड को बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ओबीडियंस। यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उनके रूल के रिगार्डिंग आपको ओबीडियंट रहना पड़ेगा। हेनरी फ्योल ने कहा कि भाई आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग आपको हमेशा ओबीडियंट रहना पड़ेगा, चाहे आप किसी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वर्क कर रहे हो, टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो या लोअर लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो आपको डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा।
हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल है दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड. इट इम्प्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स काम करेंगे उनको जो ऑर्डर दिया जाएगा, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, वो एक ही सुपीरियर से उनको दिया जाना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा कि उनको कंफ्यूजन हो सकता है, उनके बीच कन्फ्लिक्ट आ सकता है, वो डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं या फिर उनकी एक्टिविटीज में ओवरलैपिंग हो सकती है. अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि देखिए एक यूनिट है ना, यूनिट पे 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 वर्कर्स एक यूनिट पे काम कर रहे हैं. तो उन 5 वर्कर का एक सुपरवाइजर होगा. अब जो भी उनको इंस्ट्रक्शन देना है, जो ऑर्डर देना है, जो भी चीजें करनी है, वो वही सुपरवाइजर उन 5 वर्कर्स को हैंडल करता है. तो अब अगर उस सुपरवाइजर ने कहा कि मिस्टर ए तुम सुनो, तुम जाओ उस काम को पहले कर दो, मिस्टर बी दूसरे काम को करेगा. उन्होंने ये ऑर्डर दिया तो मिस्टर ए चुपचाप से जाएगा, उस काम को करेगा, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन उसको नहीं होगा. अगर उस काम को करने के दौरान उसको किसी तरह का कोई समस्या आया तो वो आकर के अपने सुपरवाइजर को बोलेगा कि सर देखिए मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है. उसको कोई इंस्ट्रक्शन लेने में या फिर कुछ रिपोर्ट करने में भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरा सुपरवाइजर यही है, मुझे इसको रिपोर्ट करना है और इसी से मुझे ऑर्डर मिलेगा. तो उस बंदे को ना तो अपने रिपोर्ट को देने में किसी तरह का कंफ्यूजन होगा, ना ऑर्डर रिसीव करने में कंफ्यूजन होगा. तो काम जो होगा वो काफी प्रोडक्टिव होगा और बहुत स्पीडली काम होगा. और अगर वहीं पे हम कर दें कि वहां पे 2 सुपरवाइजर हो और दोनों ही सबको ऑर्डर दे, तो कंफ्यूजन नहीं होगा. एक सुपरवाइजर बोल देगा तुम पहले इस काम को करो, दूसरा बोल देगा तुम पहले इस काम को कर दो. अब बंदा वर्कर जो है वो सोचेगा कि पहले हम ए के काम को करें कि बी के काम को करें. अब उसको खुद को नहीं पता, दोनों ही उसका सुपरवाइजर है, तो इस केस में वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज्ड हो जाएगा और वर्क की जो ओवरलैपिंग होगी वो देखने को मिलेगी. इसलिए हेनरी फ्योल ने कहा कि यूनिटी ऑफ कमांड का होना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में. यानी कि हर वर्कर को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जो ऑर्डर दिया जाएगा, वो किसी एक सुपरवाइजर से ही मिलना चाहिए, वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए. तो जो 5th प्रिंसिपल है हमारा वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यानी कि जितने भी लोग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं ग्रुप में, उन सभी को एक डायरेक्शन में चलना है. दैट मीन्स 1 हेड 1 प्लान. एक हेड होगा और एक प्लान होगा और उसी प्लान को सारे के सारे एम्प्लॉयज फॉलो कर रहे होंगे. ये उन मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे बेसिकली फिट बैठता है ये जो आपका प्रिंसिपल है, जो बहुत सारे बिजनेस में डील करते हैं. जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम जानते होंगे, तो वो लोग पेट्रोलियम में भी डील करते हैं, टेलीकॉम में भी डील करते हैं, फैशन में भी डील करते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं उनके बिजनेस के. तो अब उनका एग्जाम्पल लेकर के इसको हम समझते हैं. जैसे रिलायंस जियो का ले लीजिए, तो जियो इन्फोकॉम भी उनका एक वेंचर है, वो भी उनका एक बिजनेस है. तो क्या होगा, जियो का एक हेड होगा जो कि पूरे जियो को चला रहा हो और जियो का अपना एक प्लान होगा और उसी प्लान को फॉलो करके जियो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चल रहा होगा. तो जितने भी एम्प्लॉय जियो में काम कर रहे हैं वो उसी प्लान को फॉलो करेंगे और उसी प्लान को ध्यान में रखते हुए उसी प्लान के बताए गए डायरेक्शन में चलेंगे और ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे. एक हेड होगा, एक प्लान होगा और उसी प्लान को केंद्रित करके सारे एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे. यानी कि एक डायरेक्शन में सारे लोग काम करेंगे. 1 हेड 1 प्लान. नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे एक मैंने डिफरेंस का चार्ट रखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाएं यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को. तो सबसे पहले जो डिफरेंस है उसमें हम मीनिंग देखेंगे. यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग क्या है? इट मीन्स दैट अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम 1 बॉस ओनली. जैसा हमने देखा कि जितने भी सबऑर्डिनेट काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनको जो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन रिसीव होगा वो किससे रिसीव होगा? वो एक ही बॉस से रिसीव होगा. इसका कहने का ये मतलब है कि जो भी कमांड या इंस्ट्रक्शन रिसीव होंगे वो सिंगल बॉस से रिसीव होंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मीनिंग क्या है? इट एडवोकेट्स 1 हेड एंड 1 प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स. द एक्टिविटी शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड द कॉमन गोल. यानी कि ये किसको एडवोकेट करता है? 1 हेड 1 प्लान को. ऐसा ग्रुप एक्टिविटी जो कि सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रही हैं, उनका क्या होगा? एक हेड होगा और एक प्लान होगा और उसी के बेसिस पे वो कॉमन गोल को
अचीव करेंगे। इसका मतलब होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब इसके स्कोप की बात करते हैं, अगर हम स्कोप के बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं तो यूनिटी ऑफ कमांड का क्या स्कोप है? दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द पर्सोनेल, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड का किससे लेना देना है? पर्सोनेल के फंक्शन से, जो पर्सोनेल फंक्शन परफॉर्म करेंगे उनसे इनका रिलेशन है। और जब हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, तो दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ अ डिपार्टमेंट, यानी कि एक बिजनेस सेगमेंट, एक डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में रन कर रही है, उनका रिलेशन उस डिपार्टमेंट या उस वेंचर या उस बिजनेस से रिलेटेड है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट बिजनेस में डील करती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डील करती है, तो उस डिपार्टमेंट के फंक्शन से इनका रिलेशन है। और यूनिटी ऑफ कमांड का किससे रिलेशन है? पर्सोनेल के फंक्शन से रिलेशन है। अब जब बात करें पर्पस की, क्या पर्पस है? तो यूनिटी ऑफ कमांड का जो मेन पर्पस होता है उसमें कंफ्यूजन को अवॉइड करना इनका मेन पर्पस है ना। यानी कि वर्कर्स के बीच, उनके फंक्शंस के बीच किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या पर्पस है? The purpose of unity of direction is to direct the efforts of employee of one department in achieving the main objective of that department. यानी कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है वहां के एम्प्लॉयज को जो कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, है ना। क्या डायरेक्शन देता है उनको कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसी ऑब्जेक्टिव को आपको अचीव करना है इफेक्टिवली और इफिशियंटली। ये पर्पस है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को देने का कि भाई आपका यही ऑब्जेक्टिव है और आपको इसी ऑब्जेक्टिव को आपको अचीव करना है और सारे लोगों को एक ही डायरेक्शन में मूव करके इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है आपको। अब रिजल्ट, यूनिटी ऑफ कमांड का क्या रिजल्ट होता है कि आपका जो वर्क है वो सिस्टमेटिक वे में होगा और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, कंफ्यूजन जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये रिजल्ट है आपका यूनिटी ऑफ कमांड का। अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के रिजल्ट की बात करें तो लोगों के बीच ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन आएगा, सारे डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन आएगा और ओवरऑल अगर कोऑर्डिनेट करके सारे डिपार्टमेंट्स चलेंगे तो आपका जो होल ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी प्रोडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो वर्क की या एक्टिविटी की ओवरलैपिंग होती है उससे ऑर्गेनाइजेशन बच जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, द सिक्स्थ वन, subordination of individual interest to general interest. The interest of an organization should take priority over the interest of any one individual employee. यानी कि हेनरी फ्योल ने कहा कि अगर जब आपके पर्सनल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की बात होगी तो एम्प्लॉय को और ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ही चूज करना है। इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को हमेशा परे रखना है। जब बात होगी इंटरेस्ट की तो आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को चूज नहीं करना, हमेशा और हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में ही सोचना है। चाहे एम्प्लॉय कोई फैसला ले तो भी ऑर्गेनाइजेशन के एंड से सोचना पड़ेगा और अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई फैसला ले तो भी उसको ऑर्गेनाइजेशन के ही एंड से सोचना चाहिए। ठीक है, ये प्रिंसिपल था। तभी भला होगा भाई, ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा तब तो इंडिविजुअल का भला होगा। अब सेवेंथ, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। दैट मीन्स क्या है कि जो भी आप एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन दे रहे हो ना वो इक्विटेबल होना चाहिए, यानी फेयर होना चाहिए। मार्केट में अब सपोज कीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका फ्रेंड दूसरे ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और दोनों सेम वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों ही IT इंजीनियर्स हैं, है ना। और एक को सपोज 50,000 रुपीज पर मंथ मिल रही है सेम वर्क को करने के लिए और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को जो दे रहे हो 30,000 पर मंथ दे रहे हो सेम वर्क को परफॉर्म करने के लिए, तो क्या होगा कि आपके जो एम्प्लॉय हैं, जो आपका IT इंजीनियर है, वो उतना सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो अपना 100% नहीं देगा। अगर 100% नहीं देगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो इसलिए हेनरी फ्योल ने कहा कि जो एम्प्लॉय को आप रेम्यूनरेशन देते हो वो फेयर दीजिए, यानी कि मार्केट में जो दिया जा रहा है उससे बराबर का दीजिए, इक्विटेबल दीजिए। आप एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड रखिए रेम्यूनरेशन के एंड से तो वो अच्छा काम करेंगे, वो बेटर काम करेंगे, एनकरेज होंगे काम को करने के लिए, है ना।
आप अपने भी एंड से फेयर रखिए रेम्यूनरेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के एंड से भी और एम्प्लॉय के एंड से भी, यानी विन विन सिचुएशन होना चाहिए, एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड रहे और ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्यादा बर्डन ना हो। क्लियर है? ये होना चाहिए। 8th प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो भी डिसीजन लेने की पावर है, यानी जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो कुछ हाथों में, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा, वो चाहे छोटा डिसीजन हो, बड़ा डिसीजन हो, कैसा भी डिसीजन हो, सारे के सारे डिसीजंस जो हैं वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही लेंगे और कोई नहीं ले सकता। बाकी सभी उनके बात को सुनेंगे और उनके बात को मानेंगे। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन। जब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, दैट मीन्स कि इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को भी पावर हो डिसीजन लेने की, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को भी पावर हो डिसीजन लेने की, और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को भी पावर हो डिसीजन लेने की, यानी इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो पावर का सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब हेनरी फ्योल ने कहा कि देखिए, सेंट्रलाइजेशन भी बहुत जरूरी है और डिसेंट्रलाइजेशन भी बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ सेंट्रलाइजेशन का होना बहुत खराब है और सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन का भी होना बहुत खराब है। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि भाई ये दोनों चीजें जो है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इसको आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, है ना। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड नहीं होना चाहिए और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको कुछ पावर जो है, जैसे कि स्ट्रैटेजी बनाने की, पॉलिसी बनाने की, रूल्स एंड रेगुलेशंस को डेवलप करने की, ये सारे पावर्स जो हायर अथॉरिटीज के पावर हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेने की पावर जो है, वो आपको टॉप लेवल पे देनी चाहिए। और उन जो काम आप दे रहे हो, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, अगर मिडिल लेवल को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, लोअर लेवल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी उनको दे देनी चाहिए। नहीं तो वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको दी गई है उसको निभाने में उनको दिक्कत आ सकती है। तो उस दिक्कत से बचाने के लिए आपको कुछ अथॉरिटी उनको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, जितनी चाहिए कम से कम उतनी तो करनी पड़ेगी। इसलिए जितना जरूरत हो उतना ही सेंट्रलाइजेशन रखिए और जितना जरूरत हो उतना ही डिसेंट्रलाइजेशन रखिए, ऐसा हेनरी फ्योल ने कहा था। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब है the formal lines of authority between superiors and subordinates from the highest to the lowest rank is known as scalar chain। यानी कि एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में होती है, हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल के बीच में, उसको हम बोलते हैं स्केलर चेन, है ना। इस चेन को आप वॉयलेट नहीं कर सकते। ये हेनरी फ्योल ने कहा कि भाई आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन, एक फॉर्मल लाइन बना करके चलना है, जिसके थ्रू एक एम्प्लॉय जो लोएस्ट रैंक का है वो अपर रैंक वाले से कम्युनिकेट करेगा, और अपर रैंक वाले को अगर कोई इंस्ट्रक्शन देना होगा तो उसी चेन को फॉलो करते हुए वो इंस्ट्रक्शन देगा। एक ऐसा फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी आपको डेवलप करना है कम्युनिकेशन का। तो अब देखिए, इस फिगर के माध्यम से आप देखिए कि अगर F, जो यहाँ पे मिस्टर F है, इसको अगर A से कम्युनिकेट करना, A से कुछ बात करनी है, तो वो क्या करेगा, वो D को बताएगा, D B को बताएगा, B A को बताएगा। इस तरीके से ये चेन चलेगा, यानी लोएस्ट से हाईएस्ट चलेगा और हाईएस्ट टू लोएस्ट चलेगा। अगर A को कोई इंस्ट्रक्शन देना है G को, तो वो डायरेक्टली G को नहीं बताएगा कि भाई तुम इस काम को कर दो, वो C को बताएगा, C E को बताएगा और E G को बताएगा। तो ये क्या हो जाता है, एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी चलती है, यानी कोई भी डायरेक्टली आप फॉर्मली आप बात नहीं कर सकते। F A से बात नहीं कर सकता, G A से बात नहीं कर सकता और ना ही A F से कर सकता, है ना। डायरेक्ट बातें नहीं हो सकती। इस फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू ही सुपीरियर और सबऑर्डिनेट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इसको हम बोलते हैं स्केलर चेन। तो अब भाई इमरजेंसी तो बहुत सारे सिचुएशंस में आ सकता है, तो अब ये तो काफी लंबा हो जाएगा ना। अगर F को कुछ पूछना है, कुछ मतलब A से कुछ बातें करनी है, तो F पहले जाकर के D को बोलेगा अपने सुपीरियर को, D अपने सुपीरियर B को बोलेगा, फिर B जाकर के A को कन्वे करेगा उस मैसेज को। तो ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इमरजेंसी के केस में तो ये प्रोसेस चलेगा नहीं।
तो हेनरी फ्योल ने एक चीज बताया, दैट इज गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी इमरजेंसी केस में एम्प्लॉय चाहे तो अपने सेम लेवल के लोगों से कांटेक्ट कर सकता है डायरेक्टली गैंग प्लैंक के माध्यम से, लेकिन वो कांटेक्ट करने से पहले उसको अपने इमीडिएट सुपीरियर को बताना पड़ेगा। यानी कि मिस्टर एफ जो हैं वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं और जी जो हैं वो भी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ही आते हैं, तो दोनों क्या हो गए, सेम लेवल के हो गए। अब एफ को क्या करना था कि उनको जी से बात करनी थी, तो वो डायरेक्टली तो बात कर नहीं सकते हैं। अब मान लो कि एफ प्रोडक्शन में है और जी जो है एचआर में है, लेकिन दोनों का रैंक जो है वो सेम है, तो एफ को जी से बात करनी थी। वो कैसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, लेकिन है बहुत इमरजेंसी। तो एफ ने मिस्टर डी को कहा कि देखिए सर बहुत इमरजेंसी है, मुझे जी से कुछ बातें करनी बहुत जरूरी है, फॉर्मल बातें हैं, ठीक है। तो डी ने कहा कि ठीक है, अब इतना इमरजेंसी है तो चलो मैं तुमको आज्ञा देता हूं, जाकर के जी से बात कर लो। तो एफ जब जी से बात करेगा, डायरेक्ट बात करेगा, वो तो किसके थ्रू करेगा, गैंग प्लैंक के थ्रू बात करेगा, है ना। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बातें हैं, वो एफ और जी कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ गैंग प्लैंक, अपने सुपीरियर को बता करके, उनको इन्फॉर्म करने के बाद। इसको हम बोलते हैं स्कैलर चेन। अब देखिए ऑर्डर, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस। People and material must be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency। यानी कि हेनरी फ्योल ने कहा कि जो भी चीजें, चाहे वो चीज हो या लोग हो, जो भी चीज है वो अपने एक प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, सब कुछ सीक्वेंस में होना चाहिए, सब कुछ ऑर्डर में होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, अगर आप सभी चीजों को सुटेबल प्लेस पे रखेंगे, चाहे वो पीपल हो या मटेरियल हो, कुछ भी हो, तो टाइम आपका जो है वो काफी सेव होगा और आपकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होगी। कैसे होगी, अब सपोज करो कि कोई मटेरियल अपने गोडाउन में पहले कहीं एक जगह रखा रहता था, वो सालों से वही रखा रहता था। एम्प्लॉय जाते थे, प्रोडक्शन के वर्कर्स जाते थे और वहां से उठा करके उस मटेरियल को ले जा करके प्रोडक्शन हाउस में बनाते थे, काम करते थे उस पे, है ना। अब सडनली आपने उस जगह को चेंज कर दिया, वो बंदा फिर से आदत के अनुसार वहीं पे जाएगा और ढूंढेगा, नहीं मिलेगा। टाइम जो रिसोर्स आपका है वो किल होगा, फालतू का वेस्ट होगा, और आपने उसको दूसरे जगह रख दिया तो फिर ये टाइम किल हो गया ना, और उस बंदे की जो उस दिन की एफिशिएंसी होनी चाहिए तो वो एफिशिएंसी रहेगी नहीं। तो इसलिए हेनरी फ्योल ने कहा कि जो भी चीजें हैं उसको आप सिस्टमेटिक वे में रखिए। जो चीज पहले होनी चाहिए उसको पहले रखिए, जो दूसरे जगह पे होनी चाहिए उसको दूसरे जगह पे रखिए, तीसरे जगह पे होनी चाहिए उसको तीसरे जगह पे रखिए। ऐसा नहीं है कि चौथे समय में यूज होने वाला चीज को आप पहले जगह पे रख दीजिए और तीसरे जगह पे यूज होने वाले चीज को आप सातवें जगह पे रख दीजिए। सब कुछ सिस्टमेटिक वे में रखिए, सब कुछ हमेशा रेडी रखिए, ताकि आपके वर्कर का टाइम किल ना हो और जो एफिशिएंसी हो वो मैक्सिमम हो। अब नेक्स्ट 11th, दैट इज इक्विटी। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी को, आपको किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, सब लोग एक समान, इक्विटी यानी इक्वल हैं सब लोग। ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वहां पे सब लोग एक समान है, वहां पे किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना, ना तो रिलीजन के बेसिस पे, ना लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स, बिलीफ, किसी भी तरीके से आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। सारे वर्कर एक समान होंगे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आपको वहां पे देखना है, सभी के साथ जस्टिस करना है, सबके साथ फेयर बिहेव करना है ना। किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना किसी भी बेसिस पे, सब लोग इक्वल हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा हेनरी फ्योल ने 11th प्रिंसिपल में ने कहा है। नेक्स्ट है 12th, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। अब भाई बहुत जतन करने के बाद कोई एक बंदे का जॉब लगता है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो कोई जॉब में जाता है तो जरूरी तो नहीं है ना कि सडनली वो गया और अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया, थोड़ा उसको टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गया और 1 महीना हुआ, आपने जो उससे चाहा था, जो आपका एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल नहीं हुआ तो आप उसको फायर कर दोगे।
या फिर आप उसको टर्मिनेट कर दोगे या फिर उसका ट्रांसफर कर दोगे। तो ऐसा नहीं कहा है। हेनरी फ्योल ने कहा कि आपको थोड़ा स्टेबल रखना होगा लोगों को, यानी कि सिलेक्शन करने के बाद जो सिलेक्टेड पर्सन है उनको जिस पोस्ट पे आप सेलेक्ट करके लाए हो उनको थोड़ा टाइम दो, मैक्सिमम पीरियड तक उस पे रखो, ताकि उनका जो रिजल्ट है वो दिखा सकें अपने एम्प्लॉयर को। ठीक है, आप तुरंत भर में चाहोगे कि आपको रिजल्ट मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। आप उनको थोड़ा स्टेबल रहने दो एक ही पोस्ट पे, ताकि उस काम को वो सीखें, उनके अंदर वर्सेटिलिटी आए और अपने रिजल्ट को वो ज्यादा अच्छा कर सकें। नेक्स्ट, दैट इज इनिशिएटिव। Workers should be encouraged to develop and carry out their plan for improvement. Initiatives means taking the first step with self-motivation. It is thinking out and executing the plan. यानी कि जितने भी वर्कर्स हैं, मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि उनको एनकरेज करें ताकि वो खुद उस प्लान को इनिशिएट करना सीखें। वो खुद उनको इतना एनकरेज करिए, इतना मोटिवेट करिए कि वो छोटे छोटे चीज में आपको सलाह दें। ऐसा नहीं है कि मैनेजर को किसी वर्कर ने कहा कि सर इस काम को अगर हम दूसरे तरीके से करें तो हमारा टाइम भी सेव होगा और रिसोर्सेज भी सेव होगा। इस केस में मैनेजर क्या करे कि उसको डांट दे, भाई तुमको क्या पता, मैनेजर मैं हूं, ऐसा नहीं करना है, मैं जो बोलूंगा तुमको वो करना है। नहीं, हेनरी फ्योल ने कहा कि जो वर्कर्स हैं अगर वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो उनको आप और मोटिवेट कीजिए ताकि वो और इनिशिएटिव लें और खुद से चीजों के बारे में सोचें और प्लान को एग्जीक्यूट करें। उनको आपको एनकरेज करना है, बढ़ावा देना है ताकि उनके अंदर और इम्प्रूवमेंट आए, सोचने की शक्ति आए, डिसीजन लेने की शक्ति आए और कुछ अच्छा इनिशिएटिव, इनोवेटिव चीज वो आगे फ्यूचर में कर सके। एंड द लास्ट वन, दैट इज स्पिरिट डी कॉप। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी अमॉन्ग एम्प्लॉयज। यानी कि मैनेजमेंट को क्या चाहिए, हेनरी फ्योल ने कहा कि भाई मैनेजमेंट को चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनके बीच वो टीम स्पिरिट को डेवलप करें, एक दूसरे के बीच यूनिटी लाएं, एकता रहे। ऐसा नहीं है कि फूट आ जाए तुरंत भर में, आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छा रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, हार्मनी रहे, सारे लोग आपस में हंसी खुशी मिल बांट करके काम करें और टीम वर्क को मैनेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए। यानी टीम स्पिरिट रहे आपस में। ऐसा नहीं है कि सब लोग अपने अपने रिगार्डिंग सोच रहे हैं, बल्कि उनको क्या चाहिए कि टीम स्पिरिट आएगी तो लोग टीम के बारे में यानी पूरे के पूरे मैनेजमेंट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, क्लियर है? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।